आपको याद हो कि कुछ महीने पहले मैंने एक बड़े माओवादी नेता का इंटरव्यू किया था और वो साक्षात्कार जो है वो शांति वार्ता को लेकर थी। उस समय उस माओवादी नेता का चेहरा हमने पीछे से मतलब चेहरा नहीं दिखाया था। उस समय एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने सरकार की तरफ पीठ करके बात की थी, चेहरा नहीं दिखाया था। लेकिन आज वो चेहरा सरकार की तरफ है, आप उनका चेहरा देख सकते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज अबूझमाड़ के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। दरअसल आपको याद हो कि कल जिस तरह से गढ़चिरौली में एक बड़ा समर्पण हुआ, अब तक का ऐतिहासिक समर्पण, जिसमें माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने समर्पण किया अपने 60 साथियों के साथ। उसके बाद कल उत्तर बस्तर से भी लगभग 50 की संख्या में माओवादियों ने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। और ये लगातार एक सूत्री, क्योंकि बीते दिनों वेणुगोपाल ने जिस तरह से पत्र लिखा कि अब सशस्त्र संघर्ष के विराम का समय आ गया है और अब मुख्य धारा में लौटकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ने का समय, हथियारों के साथ लड़ने का समय नहीं है। उनके विरोध में माओवादियों ने पत्र जारी जरूर किया तेलंगाना की तरफ से, लेकिन उनके समर्थन में मार डिवीज़न, गढ़चिरौली डिवीज़न और पूर्वी बस्तर डिवीज़न ने, उत्तर बस्तर डिवीज़न ने पत्र जारी करके अपना समर्थन दिया है। और इसी समर्थन पत्र का नतीजा है कि मेरे साथ शीर्ष नेता टक्कल्लापल्ली वासुदेव राव उर्फ आसन्ना उर्फ सतीश कोपा और उर्फ रुपेश, जिनके नाम से इन्होंने पत्र जारी किया, वो मेरे साथ बैठे हैं। और इनके पीछे लगभग 120 की संख्या में माओवादी हैं जिन्होंने अपने सभी हथियार लेकर आए हैं। सबके पास में उनके, किसी के पास ऑटोमेटिक 47 इंसास SLR, तो किसी के पास में 303 और किसी के पास में अलग अलग हथियार हैं। जिनके पास जो भी हथियार थे सभी अपने हथियार लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो टक्कल्लापल्ली वासुदेव राव जी, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़। धन्यवाद। तो ये बताएं कि आपसे मेरी जो पहले बातचीत हुई थी, वो बातचीत हुई थी कि सरकार के साथ शांति वार्ता को लेकर। तो क्या अभी जो फैसला आप लोग कर रहे हैं जंगल से वापस बाहर आने का, तो ये शांति वार्ता के तहत है या समर्पण है? ये हम इसे समर्पण नहीं मानेंगे। हमें कुछ मांगे हैं। सरकार भले अमित शाह बस्तर आए थे, वार्ता नहीं होगा ऐसा बताए थे, लेकिन फिर भी हम हमारा कोशिश जारी रखें। तो मांगे तो मानना ही पड़ेगा। हम और कोई हमारा व्यक्तिगत हित को लेकर मांग नहीं रख रहे। हम इतना सालों से जिन मुद्दों को लेकर ये संघर्ष को नेतृत्व कर रहे, जिन जनता के लिए काम कर रहे, उसी जनता से जुड़ा हुआ वाला, इसी आदिवासी जनता से जुड़ा हुआ वाला मांगों को ही हमने सामने रख रहे। इसीलिए वो ज़रूरी भी है। उदाहरण के लिए बताना है तो हमें सरकार, वो उन लोग सरकार के शब्दों में मुख्य धारा, हम ऐसा नहीं मान रहे। हम तो जनता के बीच में ही हैं, पहले से जनता के बीच में ही है, जनता के बीच में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ऐसा जो बाहर आने के लिए जो बोल रहे, बाहर आके आप लोग अभी जो जिन मांगों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आप लोग अभी तक काम कर रहे हैं, वो ही काम आप लोग कानून के तहत बाहर आके भी कर सकते, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन कहीं जो हम जो मांगे रख रहे, उसमें ये मांग है कि कानून के तहत काम करने वाला कुछ संगठनों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। जैसे उदाहरण के लिए मूलवासी बचाओ मंच। मूलवासी बचाओ मंच कोई प्रतिबंधित संस्था नहीं, वो कोई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जनता के समस्याओं को लेकर काम कर रहे थे। उस मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाया। उनका नेतृत्व, उस संस्था का, संगठन का नेतृत्व को, सभी नेतृत्व को, जो जहाँ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, उन सभी को जेल में बंद करके रखा है। इसलिए उस किस्म का फिर मतलब क्या है? हम बाहर आके काम करने, हम अभी तक हथियार पकड़ के
इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। हम इसी समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं। सरकार आप लोग हथियार छोड़ के कानून के तहत काम कर सकते, संविधान के तहत काम कर सकते बोल रही। फिर मतलब क्या है, एक तरफ तो कानून के तहत काम करने वाला संगठन के ऊपर प्रतिबंध है, इसलिए हम वही मांग को रख रहे हैं। मूलवासी बचाओ मंच के जैसे संगठनों के ऊपर प्रतिबंध को हटाना है। प्रतिबंध लगा के जिन लोगों को जेलों में बंद कर दिया उन लोगों को छोड़ना है, वो एक मांग है। ऐसा और भी मांगे, और क्या मांग है? और भी मांगे हैं। यानी हमारा अभी हम इसको तो आत्मसमर्पण नहीं बोल रहे, लेकिन मैं पूरा टोटल मिला के बता रहे, जो आत्मसमर्पण कर रहे किसी भी कारण कुछ भी हो, जो आत्मसमर्पण कर रहे, या आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार के नीति के तहत DRG में, यानी अभी तक जिन जनता के लिए काम कर रहे, जिन संगठन के साथ जोड़ के काम किया, उसी संगठन के खिलाफ, उन जनता के खिलाफ इन लोगों को पुलिस में भर्ती करके नक्सल विरोधी अभियानों में जनता के ऊपर दमन चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे। वो हमारे विषय में, हमारे मामले में ऐसा ना हो। सभी किसी भी आत्मसमर्पण करने वालों के मामले में ऐसा ना हो, हमारा मांग है। लेकिन अभी हमारा एक शर्त, अगर हम निकलना है तो हम DRG में भर्ती नहीं होंगे, नहीं करना है ये, और वहाँ ज़्यादा दिनों तक भी नहीं रखना है। वो ट्रेनिंग के नाम से या किसी नाम से हम तो एक हथियार छोड़ने का निर्णय ले लिया, उसके बाद फिर हम शंका, संदेह का नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वहाँ कुछ प्रोग्राम सरकार ने कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम्स चला रहे करके बता रहे। हम उन लोगों के साथ मिलके भी नहीं रह सकते। अगर कोई हमारा साथी लोग चाहते हम उस किस्म का ट्रेनिंग में शामिल होंगे करके चाहते, तब उन लोग शामिल हो सकते। लेकिन मतलब कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं रहना चाहिए। आपका भी दबाव नहीं है अपने साथियों पे कि वहाँ रहो या ना रहो पे? हाँ, दबाव नहीं है, उन लोगों का मर्जी, हम बताएंगे। यानी ये तो सभी साथियों को स्पष्ट है। इतना लोग अभी तक इतना दमन को सामना किया सभी साथियों ने, और इतना लोग शहीद हो गए, इतना लोग समर्पण किए, और कुछ उसमें से कुछ लोग तो दबाव के वजह से ही हमारे खिलाफ में आ रहे। इस स्थिति में भी साथी लोग अभी तक इतना दमन के बावजूद टिके हुए बोले तो इन लोग कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक भी इन लोग DRG, ये वही देख रहे, DRG जैसा यानी संगठन के खिलाफ या जनता के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। सभी साथी ने तैयार नहीं। वो एक सभी हमारा आपस में, हमारे बीच में बहस भी हुआ, जो बात करते समय हम आज इस किस्म का निर्णय क्यों लेना पड़ रहा है। बात करते समय सभी कामरेडों का संदेह ये है, सरकार तो, छत्तीसगढ़ सरकार तो यही कर रहा, फिर हमारे मामले में भी ऐसा ही होते होगा। ये मतलब क्या है, हम जाने से फिर जनता के साथ धोखा दिया जैसा हो जाएगा ना। नहीं तो इसके हम कंडीशन के, शर्त के तौर पर ही रखेंगे करके तय किए थे, रखे भी, सरकार के सामने रखे भी, और अभी हम निकलने वाला है। इससे पहले सरकार ने मान लिया अभी क्या मान हमारे शर्तों को। यानी मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध, 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया, वो फिर अपडेट करते जाते। अभी इसी महीने में उसके ऊपर प्रतिबंध का जो डेट 1 साल का है वो पूरा होने वाला है। इसके बाद मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर फिर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये सरकार ने माना है। किसने दिया आश्वासन? आश्वासन ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने दिया, और ये भी DRG में शामिल नहीं करने का ये मांग जो है उसको भी मान लिया। अच्छा। तीसरा है, हमारा जो साथी जेलों में बंद है, और जेलों में बंद साथियों में से जो अभी हमारा विचार से सहमत जो है, हम जो सोच रहे हैं अभी, हम जैसा काम करने के लिए जनता के बीच में, जनता का समस्याओं को लेके काम करने के बारे में सोच रहे, हमारा इस विचार से सहमत रहने वाला साथी लोग जो जेल में बंद है, उन लोगों को रिहा करना है करके भी हमारा मांग है। वो सरकार, जो लोग आपकी विचारधारा से सहमत हैं, वो सहमत है,
तो उनसे पूछा जाएगा जेल में जाके? हम तो सभी लोगों को मांग रख रहे, यानी सभी को भी जो नक्सल केसों में बंद है वो सभी लोगों को भी रिहा करना है करके मांग रख रहे हमने। सरकार ने यहाँ तक तय कर रही कि अभी सभी लोगों को लिए है, तो एक तो हमारा बीच में अभी आप तो जानते, यानी अभी हम दो खेमों में ऐसा, एक तो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का, दूसरा हम सशस्त्र संघर्ष को छोड़ के अभी दूसरे तरीके से यानी कानून के तहत ये जनता के बीच में काम करने के लिए हमने तय किया। उस हिसाब से देखने से वो उन लोगों के, जिन लोगों के ऊपर गंभीर केसेस है और जो उस पक्ष में सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का पक्ष में है, उन लोगों का बारे में सोचने के लिए सरकार अभी नहीं मान रही, लेकिन हम जो इसके लिए मान रही, यानी आपके साथ जो सहमत है उन लोगों को बाहर लाने में हम मदद करेंगे। यानी जेल में बंद है इसलिए तो कोर्ट का मामला हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को जमानत दिलाने में हम उसके खिलाफ में नहीं जाएंगे, उन लोगों को बाहर लाने में हम जरूर मदद करेंगे, ये आश्वासन भी दिया। इसके साथ साथ ये तीन तो स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारा ज़रूरी शर्त के रूप में है, ये तीन सरकार ने मानने के बाद ही हमने जो तय किया, निकलने के लिए तय किया, वो उसके लिए हम राज़ी हो गए। सरकार के साथ कोई माध्यम से बात हुआ, बात होने के बाद ये तय हुआ। इसके अलावा भी और भी है मांगे, यानी मुख्य मुद्दा विस्थापन संबंधित समस्या, विस्थापन संबंधित जो भी माड़ में सैनिक अड्डा बनाने का, मैनोवरिंग रेंज वाला, और नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाला, बोधघाट बांध, ऐसा और कई खदान, ये सूरजागढ़ है, ऐसा कई खदानों से विस्थापन संबंधित समस्या जनता को है। ये विस्थापन संबंधित भी जनता को, अगर जनता विरोध करने से नहीं जनता नहीं चाहते, उन लोगों को दबाव नहीं डालना है, उन लोगों का सहमति से, यानी कानून पैसा कानून है, पैसा कानून जो मूल पैसा कानून है, मूल पैसा कानून के तहत छत्तीसगढ़ पैसा को भी संशोधन करना है। जो मूल पैसा कानून के तहत नहीं है अभी, जो 2022 में कांग्रेस सरकार ने पैसा नियम चेंज किया, उसमें कई प्रावधान ऐसा है कि कारपोरेट अनुकूल प्रावधान है, उसे संशोधन करते हुए जनता के अनुकूल, जनता ही यानी ग्राम सभाओं को अधिकार रहना चाहिए, ग्राम सभाओं में उन लोग बात करना है वो रहना चाहिए। ऐसा भी जो खदान रहते, खदान का जो मालिकाना हक में भी उन लोगों को 26% मालिकाना हक भी देना चाहिए जनता को, ग्रामीणों को। ये भी एक हमारा मांग है। और वन सुरक्षा कानून को लेकर भी नई वन कानून 2006 के हिसाब से 10 एकड़ जमीन को तुरंत पट्टा देना चाहिए, जिसके पास 10 एकड़ है। हाँ, और माड़ इलाका को 6वीं अनुसूची का दर्जा दिया जाए, माड़ स्वायत्त शासी अधिकार देना चाहिए माड़ को। ये भी एक हमारा मांग है। इसमें से कुछ मांगे हम सरकार के सामने नहीं रख पाए, कुछ मांगे रखे, अभी भी रखेंगे। सरकार बाकी मांगों को लेकर ज़रूर सोचेंगे। जो पैसा है, विजय शर्मा जी ने बोले मेरा ही जिम्मेदारी है, वो हम ज़रूर उसके पक्ष में करेंगे करके बता रहे, आश्वासन तो दे रहे, कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया तो दे रहे। देखना है क्या होने वाला है। और अभी माड़ में कानून के तहत सामूहिक पट्टाएं देना है, और अभी जो इन लोग कमाई कर रहे, जो काम कर रहे जो ज़मीन में, उसको वो 10 एकड़ का व्यक्तिगत पट्टा भी देना है। ये एक मांग है। ये सिर्फ माड़ में, बाकी पूरे बस्तर में नहीं? पूरे बस्तर में ये तो माड़ के लिए रखे हैं। और ये जनगणना में, आदिवासियों को जनगणना में आदिवासी का ही आदिवासी ऐसा दर्ज ही करना है।
आदिवासी करके। मतलब क्या हिंदू हिंदू वाला? हाँ, नहीं, उसका विरोध करते हुए। उनको हिंदू नहीं बताने, आदिवासी बताना। हाँ, ये बात रखा गया क्या गृह अब मंत्री जी के नहीं सामने? रखे, नहीं रखे, अच्छा। नहीं रखेंगे अभी, बता रहे अभी रखेंगे, अभी फ्रेम करके। हम्म, और एक है अभी जो हमारा सरकनगुड़ा जैसा जो नरसंहार हुआ, उसके ऊपर कुछ कमीशन डाले थे और जांच रिपोर्ट आ जांच गया। रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन कोई कार्रवाई तो नहीं की है। उसको कार्रवाई करना है। और सारकेगुड़ा और एडेसमेटा। सारकेगुड़ा एडेसमेटा वाला जो पीड़ित परिवार है उनको जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी देना चाहिए। देना चाहिए कि दें? देना है। हाँ। ये है, ये 10 है मांग, इसमें से 2-3 हम सरकार के सामने नहीं रख पाए, बाकी तो रख दिए। बाकी सब पे सरकार तैयार है। सही, सभी के लिए मैं जो पहले जो तीन बताए उसमें तैयार, वो 3 के लिए तो सरकार स्पष्ट रूप से मान लिया। बात हुआ और उच्च स्तर में भी हम लोग बात किया, बात करने के बाद आश्वासन दिया। उस हिसाब से हम जो मेन मुद्दा है हमारे लिए, जो तुरंत अड़चन है, उसके लिए तो बाकी तो सकारात्मक प्रतिक्रिया है। और जनता आंदोलन हम भी, और बाद में हम भी जनता के साथ मिलके उस संघर्ष में शामिल होंगे, ऐसा सोचें आगे चल के। हाँ, मतलब बिना हथियार के संघर्ष करेंगे, संघर्ष में ही रहेंगे करके हम सोच रहे हैं। जनता के साथ में ही रहेंगे, जनता का समस्याओं को लेकर ही हम काम करेंगे। ये भी सरकार के सामने रखे हमने, यानी सरकार का नज़र में ले गए, यानी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं तो फिर आप लोग जनता के लिए काम करने से फिर समस्या है करके उसके संग अड़चन है। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं करके बता रहे। जानते हैं आप लोग, सरकार तो आश्वासन दे रहे, पूरा देश में क्या हो रहा है इस किस्म का जो जनता का समस्याओं को लेकर जो आंदोलन जहाँ जहाँ चल रही, वहाँ सरकार का व्यवहार कैसा है ये तो हम सब जानते। वो समझदारी भी हमें है, जितना आश्वासन देने से वो स्पष्टता भी है। उसी के साथ लड़ना पड़ेगा, कानूनों को इस्तेमाल करके लड़ना पड़ेगा। तो कानून पे भरोसा करते हुए, हाँ, अब भरोसा संविधान पे और कानून है, कानूनों में सीमाएं भी है, वो भी जानते। कुछ कानूनों में कुछ प्रावधान जनानुकूल है और सीमाएं भी हैं। उसके लिए कानून में बदलावों के लिए भी लड़ना पड़ेगा और जनता का जनानुकूल और रहने जैसा भी उसमें संशोधन के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जनता हासिल करना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि आप लोग समर्पण नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये समर्पण नहीं है, आप लोग हथियार का जो हाँ। संघर्ष है वो छोड़ रहे हैं। हाँ, बस। वेणुगोपाल जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के सामने उन्होंने जो हथियार सौंपा, हाँ। और सरकार ने तो उसको समर्पण ही बताया, तो उसको लेके क्या सोच रहे हैं? क्या उन्होंने समर्पण किया? मैं ऐसा नहीं, हम तो पूरा सब एक साथ है। ऐसा वहाँ सरकार क्या बताए, मैं उतना फॉलो नहीं किया हूँ। मैं ये काम का दबाव में रह के क्या बताया कैसा फॉलो नहीं किया। हम तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम सोचे भी, यहाँ बात भी हुआ, सरकार ने आश्वासन दिया कि किसी भी बयानों में भी कहीं भी हम ऐसा नहीं देख रहे। फर्स्ट है लिखने का बात नहीं, बताने का बात नहीं, हम ऐसा नहीं देख रहे। आप लोग पहल करके इस किस्म का निर्णय लेके ऐसा आ रहे, हम स्वागत कर रहे, उसको हम समर्पण के तौर पर नहीं देखेंगे। और इसलिए आप लोग जो मांगे रख रहे, इस हिसाब से हम कोशिश करेंगे, ऐसा आश्वासन तो दिया सरकार ने। आप बस्तर टॉकीज के माध्यम से कुछ बात रखना चाह रहे थे अपने साथियों के लिए भी, जो समर्पण नहीं, मतलब जो बाहर नहीं आ रहे हैं आपकी नज़र में। क्या आप पहले वो बोल दीजिए तो फिर हम आगे बात करें। हमारा साथियों के लिए मेरा अपील है कि हम ये जो प्रक्रिया लिया कामरेड सोनू दादा के नेतृत्व में, ये प्रक्रिया शुरू हुआ लगभग जून महीने से हमारा दंडकारण्य जोन में ये प्रक्रिया एक तरफ से शुरू हुआ। सभी लोगों के नज़र में तो जुलाई 28 जुलाई
जो सप्ताह है वो सप्ताह तक पूरा सब जोन में, पूरा जोन में पहुंच गया। शायद मैं, हमारा साथी लोग, सब लोगों को मिला या नहीं मिला, लेकिन ये जो प्रेस स्टेटमेंट भी जनता के लिए जो अपील, 6 पन्ने वाला जो अपील लिखे थे वो, और हमारा कैडर के लिए 22 पन्ने का अपील लिखे थे, ये सब तीनों भाषाओं में, तेलुगु, गोंडी और हिंदी भाषाओं में जो लिखे थे वो सभी लोगों को पहुंचाने की कोशिश किया गया। किसी को शायद वहाँ का नेतृत्व दिया या नहीं दिया, यानी खासकर मैं दक्षिण सब जोन को लेकर बात कर रहा हूँ, दिया कि नहीं दिया पता नहीं, लेकिन जितना लोग कॉमरेड्स ने पढ़े उसमें कुछ स्पष्टता के लिए जो पूछने वाला है पूछे, चर्चा किए, चर्चा करने के बाद ही इस किस्म का, यानी वो सही है, ये तो समस्या है, जो एक तरफ तो कगार का दमन का प्रभाव भी है उसके साथ जोड़ के, साथ में ये जो दमन का स्थिति में, दमन तो हमेशा रहेगा, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कभी दमन को तो कम नहीं किया, वो जारी है, लेकिन दमन को सामना करने लायक हमारा कार्यनीति जो रहना चाहिए था वैसा नहीं है। सच में हम बुरी तरह फंस गए, ऐसा स्थिति आया। इसके लिए हम नेतृत्व, ये आंदोलन को नेतृत्व कर रहे सेंट्रल कमेटी, केंद्रीय कमेटी, ये नेतृत्व जिम्मेदारी है। सही समय में सही निर्णय नहीं ले पाया, बदलावों को, देश दुनिया में जो बदलाव हो रहे उन बदलावों को लेकर बहस तो होते रहा, हर जगह में, पार्टी में भी, बाहर भी, अलग अलग तरीके से बहस तो चल रही, लेकिन फिर भी हम उन बदलावों को चिन्हित कर रहे। हमारा MOP में भी चिन्हित किया, लेकिन जिस तरीके से उसे लेकर हम आचरण, प्रैक्टिस में जो बदलाव करना चाहिए था, जो हमारा कार्यनीति में बदलाव लाना चाहिए था, और आगे जाके ज़रूरत पड़ने से हमारा रणनीति में भी जिस तरीके का बदलाव लाना चाहिए था वो नहीं कर पाए हमने कॉमरेड्स। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, लगभग मैं आप लोगों के लिए नहीं, हमारे साथियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथियों को किसी को जानकारी नहीं होगा, लगभग मैं इस बीच में सभी CC कॉमरेडों का समन्वय में रहा हूँ, सभी CC कॉमरेडों का अपना अपना आत्मालोचना के साथ लिखे वाला लेटर्स भी देखा हूँ। हमारा शहीद हुए कॉमरेड्स कोसा दादा, राजू दादा ने जो लेटर्स लिखा, उन लोगों का आत्मालोचना बहुत स्पष्ट रूप से रहते, हम कहाँ चूक हुए, कैसा हम विफल हो गए, क्या करना चाहिए था करके स्पष्ट रूप से अपना आत्मालोचना को लिखते हुए बाकी CC कॉमरेडों को, यहाँ मौजूद CC कॉमरेडों को लेटर्स लिखे थे। और भविष्य में अभी क्या करेंगे, भविष्य का प्रोग्राम कैसा रहना चाहिए, वो भी हम लोग लिखने के प्रयास, कोशिश कर रहे थे। कुछ फ्रेम किया, ऐसा रहना चाहिए था आगे, यानी जनता के साथ में रहने के लिए, जनता के बीच में रहते हुए एक मजबूत भूमिगत पार्टी रहने के लिए कैसा काम करना है हमने। और जो जनता से अलग थलग हो रहे हैं, अभी हम जनाधार घट रहे, जनता के साथ मिलजुल कर और जनाधार को बढ़ाने के लिए हम और क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, जहाँ तक चुनाव को इस्तेमाल करने का तक भी, जो चुनाव का अभी हमने जो बहिष्कार कर रहे, उस चुनाव बहिष्कार को विषय में, चुनाव को बहिष्कार ना करते हुए चुनावों में हम हस्तक्षेप करते हुए किसी को हराना, किसी को जिताना या हम शामिल होना, वहाँ तक भी हम जाने का, जैसा निर्णय लेने का ज़रूरत है आगे जाके CC तय करके। यानी जो अभी जो स्थिति आया, इस स्थिति को एक किस्म का समीक्षा करते हुए, कहाँ चूक हुआ करके समीक्षा करते हुए हमारे कॉमरेडों ने फ्यूचर का बारे में सोच रही। वो तो फाइनल नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ फाइनल नहीं, लेकिन कॉमरेडों का राय है। और बाकी कुछ कॉमरेड्स भी है, CC कॉमरेडों के साथ बात करते हुए समय मुझे पता चला है कि और भी कुछ कॉमरेड्स इस किस्म का सोच के साथ है, ये भी पता चला। और उस किस्म का और कई विषय लिखे साथी हमने। कुल मिलाकर हम हमारा फेल्योर को, हमारा विफलता को उन लोग चिन्हित किया, इसी कारण से हम ऐसा फंस गए। अभी क्या करना है, इससे आगे जाके जितना लोग हम बचे, आगे जाके नया
अगर ज़रूरत पड़ने से हमारा रणनीति को भी बदलाव करते हुए हमारा भारत देश के ठोस परिस्थितियों के मुताबिक, भारत देश का जो मौजूदा ठोस परिस्थितियाँ हैं, इस ठोस परिस्थितियों के मुताबिक हमारा रणनीति को, कार्यनीति को हम तय करके काम करना है करके कई कामरेड सोच रहे। एक यहाँ समस्या क्या है, हम जो तरीका अभी अपनाया इस तरीका से मतभेद है कामरेडों का। जो तरीका मतलब जो तरीका हम अपनाया, यानी कोई एक प्रक्रिया, कोई कमेटी में निर्णय नहीं हुआ ये, यानी ये बाहर आने का, हाँ, ये जो बाहर आने का या नहीं तो सशस्त्र संघर्ष का विराम देने का जो निर्णय है, आप लोगों को याद होगा, मैं भी बताए थे और हमारा पार्टी महासचिव कॉमरेड बसवराज ने अभय का नाम से स्टेटमेंट्स दिया हम उस समय, जो पहले का छोड़ के 28 मार्च को आया वाला स्टेटमेंट छोड़ के मई 10 तारीख तक जो स्टेटमेंट्स आया वो पूरा बसवराज यानी हमारा पार्टी महासचिव का नेतृत्व में ही, गाइडेंस में ही आया। वो खुद अभय का नाम से वो खुद स्टेटमेंट्स दिया। मैं जो बात किया हूँ, आपके साथ बात किया हूँ या मैं स्टेटमेंट्स दिया हूँ और कुछ सरकार को जो अपील लिखा हूँ या कुछ तो किया हूँ, वो सब पूरा हमारा महासचिव का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही किए थे। यानी उसके संग उस समय हमारा महासचिव ने कम से कम सीसी का टोटल सीसी बैठक तो करना संभव नहीं है, आज की स्थिति में तो संभव नहीं है। कम से कम सीसी कोर बैठक करके उस कोर बैठक में एक निर्णय लेंगे करके बहुत स्पष्टता के साथ, मैं खुद बैठा हूँ दादा के साथ और मेरे पास सब कुछ है, हमारा सभी साथियों को दिया हूँ, मैं सीसी साथियों को मेरा जो लेटर्स है वो सब दिया हूँ। स्पष्टता के साथ दादा ने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का निर्णय लेकर ही, यानी फाइनल निर्णय नहीं लेकिन सीसी कोर में निर्णय लेने का पक्ष में रहकर, सीसी कोर में ऐसा निर्णय लेने के लिए दादा कोशिश कर रहे थे और सरकार से भी वही मांग रखे थे, सरकार के सामने भी वही मांग रखे थे। हमने भी बात किया, सरकार अभी विजय शर्मा जी के साथ जो बात हुआ और कोई उसमें अधिकारी लोग भी वो कॉन्फ्रेंस में या उस प्रक्रिया में शामिल है, उन लोगों के सामने रखे और बताए भी, आप लोग बहुत बड़ा गलती किया आपने, स्थिति ऐसा नहीं रह सकते। अगर ये बात आपने कहा? हाँ, मैं कहा आप लोग तो बड़ी चूक हो गई आप लोगों की तरफ से। अगर टोटल पार्टी को ही उस दिशा में सशस्त्र संघर्ष को छोड़ने की दिशा में लेकर आने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ, जो प्रयास हम कर रहे थे हमारा पार्टी महासचिव का नेतृत्व, उस समय आप लोग हमारा पार्टी महासचिव को हमला करके पकड़ के हत्या किया। ये इससे पूरा ऐसा अभी हमारे लिए भी बहुत बड़ा, मेरे लिए भी बहुत चिंता का विषय, इस किस्म का निर्णय लेने का स्थिति आया मेरे लिए भी। यानी और कोई अभी मीटिंग करने का और कोई महासचिव को अभी सुनने का स्थिति है ही नहीं, अभी संभव ही नहीं अभी, यानी पूरा सीसी तो सहमत होना है, ऐसा स्थिति नहीं, और एक जगह में बैठ के निर्णय लेने का स्थिति भी नहीं है। ऐसा स्थिति में फिर क्या करें? एक तो साधारण स्थिति में अलग बात है और एक साल भी रुक सकते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सरकार ने एक डेट तय करके गंभीर दमन चक्र को चला रहे जनता के ऊपर, ये आंदोलन के ऊपर, हमारे ऊपर पूरा तय करके जो चला रहे, इस स्थिति में कुछ ना कुछ तो पहल करना है करके ही हमने तय किया। चाहे वो सही में वो जो नियम है, नियम का उल्लंघन ही मान रहे हैं, हम सभी साथी लोग मान रहे हैं, सही, ऐसा देखने से तो नियम का उल्लंघन, लेकिन हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं, यानी छोड़ के सीसी बैठक होना है वो संभव नहीं। मार्च 2026 मार्च 31 तक हम सीसी बैठक करेंगे, कुछ निर्णय लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। अभी छोड़ना ही करके ही तय किया। सीसी के सामने कई विषय है, सामने आया सीसी के सामने, सीबीबी को लेकर जो डॉक्यूमेंट आया, सीबीबी मतलब जो हमने हमारा जो टारगेट्स है जिसके खिलाफ अभी हम काम करते हुए क्रांति को सफल करना है, तो उसमें सामंतवाद यानी दलाल नौकरशाही पूंजीवाद, सीबीबी मतलब और साम्राज्यवाद, ये तीनों को हम टारगेट्स के रूप में मानते। ये जो सीबीबी के ऊपर दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के ऊपर जो
डॉक्यूमेंट भी फाइनल किया, पीबी ने फाइनल किया, कुछ सीसी कामरेडों ने भी उसे पढ़ा, बाकी सीसी कामरेडों को समन्वय की समस्या कैसे नहीं वो नहीं हो पा, अभी तक लेट देरी हो रही। वो 2 साल का समय तय किया, हमारा पीबी ने 2 साल का समय तय किया, 2 साल के बाद फाइनल करेंगे ऐसे तय किया, लेकिन कुछ किया, उसमें कुछ निर्णय लिया। जो सामंतवाद है, अभी तक हम सामंतवाद को ही मेन मुख्य रूप से सामंतवादी मुख्य भूमिका निभा रहे जैसा बताते आ रहे। अभी उस जगह को दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग उस जगह में, यानी मेन रोल कौन, साम्राज्यवादी लोग हमारा देश का संपत्ति को लूटने के लिए जो जरिया दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के ऊपर आधार होकर ही कर रहे। और सत्ता में आज उत्पीड़ित वर्ग के ऊपर दमन हो या जो सत्ता चला रहे, वो भी उसमें मुख्य भूमिका सामंतवाद से भी दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग का ही मुख्य भूमिका, अडानी अंबानी जैसा मुख्य भूमिका है। ये तो तय कर, ये तो फाइनल हो गया, ये डॉक्यूमेंट आया, ये डॉक्यूमेंट ये भी काम किया हमारा महासचिव को भी, अभी पढ़ने वाले सभी साथियों को भी। यानी ये तो अंतर्विरोध का सवाल है। जो मेन प्रधान अंतर्विरोध क्या होगा, सामंतवाद और भारत जनता का, भारत देश का जन समुदाय का अंतर्विरोध, प्रधान अंतर्विरोध होगा, पहले से वही प्रधान अंतर्विरोध। लेकिन अभी पीबी ने ही मान लिया, एक डॉक्यूमेंट ही आया सीबीबी को, यानी दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग को ही मुख्य भूमिका निभा, वही मुख्य भूमिका। ऑटोमेटिक इसके ऊपर तो बहस होगा ही जरूर, ये प्रधान अंतर्विरोध के रूप में आएंगे, तब जाके हमारा कार्यनीति भी हो, हमारा लाइन भी, यानी हम इलाकावार यानी आधार इलाकाओं को बनाते हुए, एक के बाद एक इलाके में आधार इलाका को बनाते हुए हम राज सत्ता को हासिल करने का जो तरीका है, उस पर ही सवाल आएगा अभी, अगर ये जो बदलाव आने से। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए तो कोई ओकेशन होना चाहिए, कोई जनवादी तरीकों में होने के लिए एक कांग्रेस या प्लीनम या कोई स्पेशल बैठक तो होना चाहिए। अभी वो करने का संभावना नहीं है। सीसी ने भी ऐसे तय किया, सीसी को भी है, कोई मुख्य मुद्दा है हम फाइनल करने का, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे करके छोड़ दिया। इस स्थिति में, वो भी स्थिति क्यों बता रहे, इस स्थिति में हमने इस किस्म का निर्णय लिया। लगभग सभी, एक दमन ही नहीं, हमारा फेल्यूर से ही नहीं, हमने जो बदलावों को अभी चिन्हित किया, बदलाव भी उसी दिशा में रेखांकित कर रहे कि हम सशस्त्र संघर्ष को अभी के लिए, यानी ये स्थिति में हम फिर हमारा आंदोलन को एक सही ट्रैक पर लाना है, सही पटरियों के ऊपर लाना है, तो हम पीछे हटना पड़ेगा। सशस्त्र संघर्ष को हम विराम दे के हम काम करना पड़ेगा। ऐसा हम तय करके इस दिशा में गए। कई कामरेडों को बाकी विषयों में खास मतभेद नहीं रहने से भी, ये हमारा तरीका जो है उससे मतभेद, कई सीसी कामरेडों से मैं बात किया हूँ, बात करने से जो ये तरीका गलत है, आप लोग जो तरीका दिए गलत है। ये कौन किससे बात की, जैसे नाम? मैं नाम नहीं मीडिया के सामने नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये सशस्त्र संघर्ष में विराम है, तो ये अल्प विराम है कि पूर्ण विराम है? क्योंकि संघर्ष तो रहेगा बोलने, ऐसा तो नहीं कि संघर्ष है, सशस्त्र संघर्ष का ये अल्प विराम। आज के लिए तो हम सशस्त्र संघर्ष का विराम दे रहे हैं, नहीं तो पूर्ण विराम है। भविष्य क्या बोलेगा, हमारा भविष्य का परिस्थितियां हमें तय करेगा, तय करते। अच्छा, मतलब फिर से हो सकता है कि सशस्त्र संघर्ष की तरफ कौन क्या कर सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे बोलने से, परिस्थितियां मांग करने से हम क्या करेंगे? हम नहीं करने से दूसरा करेगा। हम नहीं है तो आप करेंगे, या नहीं तो और दूसरा कोई करेंगे, जो नया पीढ़ी आएंगे वो करेंगे। जितना चीज़ आप लोगों ने सोचा, एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने इसका विराम की तरफ बढ़े, वेणुगोपाल हों या बसवराज हों और या फिर आप हों, तो ये दूसरा जो दल है, जैसे जगन ने पत्र जारी किया आपके खिलाफ में, फिर एक जो अभय और विकल्प का एक साझा पत्र आया वेणुगोपाल के लिए, वो किसने जारी किया, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि पीएलजे छोड़ देंगे? ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि अब वो समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है कि हथियार को अब रख देना चाहिए? बताओ, एक तो आप लोगों को, सभी दर्शकों को और हमारा बुद्धिजीवी साथियों को, हमारा तेलंगाना बुद्धिजीवी साथियों को भी मैं स्पष्टता देना चाहता हूँ
अभय यानी ऑफिशियल आधिकारिक रूप से अभय जो सीसी का जो प्रस्ताव के मुताबिक अभय बोलने से कॉमरेड सोनू दादा वेणुगोपाल, विकल्प मैं, विकल्प के रूप में मैं पिछले 2 या 2.5-3 साल से मैंने ही विकल्प का जिम्मेदारी निभा, यानी विकल्प का नाम से प्रवक्ता का जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप? हाँ। तो विकल्प वो कौन थे जो अपने राजू दादा? राजू दादा, वो भी राजू तो दादा विकल्प थे? जब मुझसे पहले कॉमरेड राजू दादा ने विकल्प का, अच्छा, वो कुछ समय के लिए वो सीसी का प्रवक्ता अभय का जिम्मेदारी भी निभाया। अच्छा। जब वो अभय का जिम्मेदारी लिए थे, प्रवक्ता जिम्मेदारी लिए थे, तब मुझे विकल्प का जिम्मेदारी दिया गया। आप तो मंगली के नाम से भी प्रेस नोट जारी करते हैं? मंगली का तो ये सब जोन को लेके मैं मंगली नहीं वो मंगली दीदी के नाम से, लेकिन आप लेकिन है वो दीदी। हाँ, नहीं मंगली दीदी है, अलग है प्रवक्ता के रूप में दीदी, लेकिन जारी करते थे। अच्छा, सहयोग करते थे? हाँ, सहयोग करते। लेकिन मुख्यतः विकल्प के नाम से आप करते हाँ, थे? मैं विकल्प यानी जोन संबंधित सभी इश्यूओं को विकल्प के नाम से मैं प्रवक्ता के रूप में। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये अभी ये तो एक है, लेकिन अभी जो साझा पत्र आया, वो अभय सोनू नहीं, वो विकल्प मैं नहीं। हाँ, तो कौन? ये इसको विरोध करने वाला हमारा सीसी कॉमरेड से और 2 कॉमरेड्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। वो हमारा सीसी जानता हूँ, मैं जानता हूँ स्पष्ट रूप से, वो उसका ड्राफ्ट भी देखा हूँ, उन साथी लोग लिखा है जो ड्राफ्ट को देखने से तो हमें पता, भाषा का भी, विषयों को भी, जो ऑर्डर का भी ये देखने से पता चलेगा। वो दूसरा हमारा काम, उसमें एक पीबी कॉमरेड है, एक सीसी कॉमरेड। अच्छा, उसमें वो पीबी कॉमरेड और हमारा एसजेडसी कॉमरेड या सीसी कॉमरेड, दो सीसी कॉमरेड से उन लोगों ने दिया वो पत्र को। तो वो आपसी सहमति से दिए कि 2 ही लोग जारी कर दिए? मतलब उसमें और भी सीसी एसजेडसी या पीबी थे कि बस 2 ही लोग का मनसा था पत्र जारी करने का? बात किया होगा अपना आसपास में रहने वाले साथियों के साथ बात किया होगा, लेकिन ऐसा जारी करके दिया होगा, पढ़ के उन लोग अपना राय बताया होगा। ऐसा है तो कभी भी कोई स्टेटमेंट लिखने से तो वहाँ रहने वाले नेतृत्वकारी कॉमरेडों को देते पढ़ने के लिए, सलाह सुझाव लेते उन लोग। ये तरीका है, कभी भी पर्चा भी हो या स्टेटमेंट भी हो देते, ऐसा लिया होगा जो अपना आसपास में। लेकिन खास एक आयोजन करके इस किस्म का निर्णय तो नहीं लिया, उन लोगों ने वो स्टेटमेंट दिया। फिर दूसरा सवाल आपने जो पूछा है, उन लोग क्यों ऐसा नहीं सोच रहे, आप लोग जैसा नहीं सोच रहे, क्यों नहीं करेंगे? ये तो कभी भी किसी भी पार्टी में और हमारा पार्टी में भी कई विषयों के ऊपर मतभेद रहते। एक जनवादी केंद्रीयता उसूल को लेकर हम काम करते, मेजॉरिटी निर्णय को लेकर हम काम करते रहते, उस हिसाब से चलता रहता। कई विषयों में अभी चुनाव को लेकर भी या नहीं तो और किसी लाइन यानी हमारा जो रास्ता है लाइन को लेकर भी कई विषयों के ऊपर हो सकता है मतभेद। ऐसा उन लोगों को भी यानी हमको इस विषय में सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने ना जारी रखने के विषय में भी इस किस्म का मतभेद है करके अभी सामने आया। एक स्थिति कगार हमला उस स्थिति को लाया, यानी उस स्थिति आने का जैसा ऐसा उत्पन्न किया माहौल को। अगर कगार हमला नहीं रहने से हम भी रुकते थे, रुक के जो प्रक्रिया है प्रक्रिया में ही जाने के लिए कोशिश करते थे। जो कांग्रेस चलाते या क्या चलाते, कैसे सीसी मीटिंग होना चाहिए पहले, ऐसा ही करना चाहिए था, कर देते। लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है, अभी कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना है। अभी आंदोलन को हमारे साथियों को बचाना है, ये हमारे सामने। ये तो पोलित ब्यूरो ने भी सर्कुलेशन में लिखा था कि समय सभी को बचाना है, कोई लड़ाई जिंदा रखने के लिए। हाँ, कोई भी वो भी वही बताते, कभी कोई भी ऐसा ही जानते हुए भी मरो करके कोई नहीं बताता। आपको अगर समझ में आएगा आप उससे कैसा बचना है तो रास्ते के लिए तो ढूंढना है, वही सोचता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से, तो वही सोचता हूँ। वो कुछ भी वो गलत भी हो कुछ समय के लिए, लेकिन उस जो खतरा है उससे निपटने के लिए कोशिश तो करना चाहिए। बाकी कॉमरेड्स ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? तो हमारा पार्टी को मैं
बाकी कामरेडों का जो सोच है, जो निर्णय लिया, मैं उसको भी मैं पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर रहा हूँ, गलत है करके मैं नहीं बता रहा हूँ। यानी बताने के लिए नहीं, ऐसा मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि वो नहीं, गलत नहीं है। उन लोगों का सोच भी सही है। एक किस्म का देखना है तो हमारा पार्टी को देश और दुनिया में एक प्रतिष्ठा है, सशस्त्र संघर्ष को चलाते हुए जो नाम प्रतिष्ठा एक आया, उसको हम नुकसानों को देख के हम पीछे नहीं हटना है। नुकसानों को देख के पीछे हटने से कहीं इससे सशस्त्र संघर्ष को विराम देने से आने वाला समस्या, यानी इसके बाद क्या होगा, चुनाव में जाना पड़ेगा या नहीं तो संशोधनवाद, कई देश में दुनिया में जो अनुभव है उस अनुभवों को देखते हुए, यानी सशस्त्र संघर्ष के जरिए राजसत्ता जो उत्पीड़ित वर्ग के लिए, उत्पीड़ित वर्गों का राजसत्ता सशस्त्र संघर्ष के जरिए आते हैं करके इसको छोड़ के चुनावों के रास्ते में भी हम राजसत्ता को हासिल कर सकते हैं, जैसा संशोधनवाद की तरफ जाने का संभावना है या ऐसा ही समझने का संभावना है। पार्टी प्रतिष्ठा के लिए समस्या हो जाएगा, इसीलिए पार्टी प्रतिष्ठा को जितना भी नुकसान हो इसको हम बचा के रखना है करके वो कामरेड्स वो सोच रहे कोशिश कर रहे। तो उनसे जब आपने ये पत्र लिखे और फिर उनका विरोध में पत्र आया, तो हिड़मा किस तरफ है? मतलब ये हर किसी के मन में है कि हर किसी की जिज्ञासा भी है, हिड़मा आप लोग की तरफ में है कि उस तरफ में? हिड़मा का ही क्यों फोकस करते हैं आप? हिड़मा का इसलिए मैं फोकस करता हूँ क्योंकि ये मैं नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विदेश से एक पत्रकार आए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था न्यूयॉर्क से। हो सकता है, लेकिन कि वहाँ पे भी जब डिस्कशन होता है माओइज्म पे तो बसव राजू पे नहीं, हिड़मा पे डिस्कस होता है। तो हिड़मा का कैरेक्टर या मीडिया ने उतना बना दिया है या फिर उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया, तो उसको माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे आज भी अगर लगता है ऐसा कि हिड़मा सरेंडर कर देगा या गिरफ्तार हो जाएगा तो माओवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा भी लोग सोचते हैं। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि वो किस तरह है, क्योंकि बटालियन कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व में रहा है। अभी मैं कौन किस तरफ है करके अभी मैं पहले ही जो बताया था, जो नाम बताओ उनमें से, अभी नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा कौन क्या कर रहे करके। अभी मीडिया के सामने मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, लेकिन कोई भी हो, हिड़मा भी हो, दूसरा भी हो, कोई भी रहने से भी हमारा को ऐसा फ़र्क नहीं देखते। बाकी सीसी कामरेड्स जो भी हो एक ही जैसा है। बाहर आने के बाद आप प्रयास करेंगे कि आपके जो बाकी साथी हैं, अभी कर रहा हूँ कि वो आ जाए? अभी भी अपील कर रहा हूँ मैं। हाँ, अभी भी ये सब जो बात करने का मेरा मकसद है, साथियों को फिर एक बार सोचना है करके। मैं ईमानदारी के साथ, चिंता के साथ, हमारा सभी का साथी, हम तो हमारा कोई शत्रुता तो नहीं, अभी तक हमारे साथी लोग भी मेरे ऊपर कुछ बोले नहीं, मुझे मेरा अंदर भी कुछ नहीं है। उन लोगों का सुरक्षा को लेकर भी मुझे चिंता है, जो करना है अभी तक, कल तक भी मैं उसमें लगा हूँ, अभी भी वही चिंता है। कामरेडों ने सोचने से अच्छा है, परिस्थितियाँ जैसा बने, चाहे कोई विरोध करने वाला, कुछ लोग विरोध कर सकते होंगे, लेकिन स्थितियों के मुताबिक ऐसा निर्णय, इस किस्म का निर्णय को आह्वान करने वाला लोग भी है। तेलंगाना मीडिया कुछ लोग हैं, वो हमारा भैया रघु भैया है, कोई मना तेलुगु का बात करेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं ना, अभी बाहर जा रहे हैं ना, उनको स्पष्टता देंगे वो बड़ा भैया को, क्या है ग्राउंड का स्थितियाँ, क्या है, क्या हुआ, क्यों इस किस्म का निर्णय लेना पड़ रही, जल्दीबाजी में क्यों आप ज़मीन के ऊपर खड़ा न होते हुए गद्दार करके क्यों ऊपर उड़ रहे। वेणुगोपाल के लिए तो तेलंगाना में गद्दार करके, कोवर्ट करके, ये तो गलत है। जो मीडिया, हमारा साथी लोग उस किस्म के शब्दों का उतना इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, हमारा साथी लोग, मीडिया उन्हीं लोग, उन लोग क्यों ऐसा कर रहे? तेलंगाना की मीडिया, हाँ तेलंगाना का मीडिया। बस्तर में तो ऐसा नहीं, बस्तर में तो ऐसा नहीं। जो परिस्थितियों को समझ रहे उन लोग, यहाँ का साथी लोग, वहाँ भी है। मैं तेलंगाना मीडिया को, पूरा मीडिया को नहीं बोल रही, एक दो तीन चैनल वाला, यूट्यूबर्स या टीवी चैनल्स वाला ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों को स्पष्टता देंगे। कई लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को स्पष्टता देने के लिए, लेकिन हम भी देंगे। वो बात करेगा हमारे बारे में भी, कल से शुरू होते होंगे, देखेंगे। हाँ, क्योंकि अभी भी आप बाहर तो गए नहीं, अभी तो हाँ, कल तो कुछ तो होने वाला है, उसके बाद बात करते होंगे। लेकिन मिलेंगे ज़रूर, वो उन लोगों को मिलेंगे, जवाब देंगे।
बात करेंगे। तो आप समर्पण नहीं करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार तो हो सकता है इसको समर्पण ही दिखाए। नहीं बोले, समर्पण आश्वासन दिया सरकार ने, हम तो समर्पण जैसा नहीं देख रहे, हम समर्पण करके नहीं बताएंगे इसे, क्योंकि आप लोग उस ऐसा सोच के नहीं आ रहे। आप लोग पूरा परिस्थितियों को समझते हुए कहाँ विफलता है, क्यों हम इस किस्म का निर्णय लेने का ज़रूरत है करके सोच के बाकी लोगों को साथ बहस करते हुए, कन्विंस करते हुए, आप लोग कुछ साथी लोग मिलके इस किस्म का निर्णय जो लिया, इसलिए हम उसे समर्पण जैसा नहीं देख रहे और समर्पण नहीं बताएंगे। हम भी ऐसा नहीं सोच रहे, हम अभी तक भी हम बता रहे। तो सरकार ने बार बार बताया अच्छा पुनर्वास नीति है, हर सरकार बोलते हैं हमारे पास अच्छा पुनर्वास है। हमारा कोई भी एक साथी भी अभी तक, इन लोग ही नहीं, अभी जो जाके जो पुनर्वास के नाम से जो लिया, क्या मिल रहा है क्या मुझे हमें पता नहीं, उन लोगों को मिला नहीं मिला क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोच रहे, किसी के दिमाग में भी ये नहीं हमें जाने से कोई गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, इससे हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं सोचा अभी तक। तो किसी के दिमाग में आया, मेरे दिमाग में नहीं आया, उन लोगों के दिमाग में भी नहीं आया। यानी बार बार बताते रहते अच्छा समर्पण नीति है करके, अमित शाह जी और विजय शर्मा जी सभी लोग तो बता रहे, उन लोग हमारा समर्पण नीति की वजह से ही ये सब लोग आ रहे होंगे। हाँ, ये बार बार सरकार बयान ये तो मैं देती है। स्पष्टता दे रहा हूँ सभी को, दर्शकों के लिए स्पष्टता दे रहा हूँ, सभी लोगों को स्पष्टता दे रही है। इसमें से कोई भी एक भी साथी समर्पण पॉलिसी से, हाँ, वो समर्पण पॉलिसी को देख के उससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, वहाँ जाने के बाद अच्छा ज़िंदगी मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा नहीं सोच रहे कोई भी। ऐसा इतना ही नहीं, मैं बात किया हूँ, सभी साथियों से बात किया हूँ, अगर से हम जनता के खिलाफ काम करने का जैसा दबाव हमारा साथी लोगों के, जो साथी लोग अभी सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का पक्ष में हैं, उन साथियों के खिलाफ में काम करने का दबाव ऐसा कुछ डालने से हम बोलेंगे हमें जितना जो चाहिए, जितना केस लगाते आप लगाओ, जेल में डालो, या नहीं तो कुछ भी कर लो। अच्छा, जेल भेजे, अभी अगर आपको जेल भेज देंगे तो फिर जाना पड़ेगा? जाएंगे, इसमें क्या है, हम तो पूर्ण रूप से उतर गए, हम तो डूब गया, इसमें क्या है, और कहाँ डूबने के बाद क्या टर्न लगेगा हमें। अभी क्यों डरने के बाद क्या है, आंदोलन में है, इस किस्म का लाइफ में है, जेल करना भी तो बड़ा बात नहीं। हम तो बताए, ये भी बताए मैं, अच्छा। ये भी बात विजय शर्मा जी से जो मौजूद लोगों से बताया ये भी, लेकिन उन लोग करके नहीं, उस तरफ आप लोग बिल्कुल सोचना नहीं, ऐसा क्यों जेल में जाना है, आप लोग इतना अच्छा निर्णय लिया, ऐसा हम क्यों ऐसा व्यवहार करेंगे करके आप लोग सोच रहे करके स्पष्टता दी। एक चीज़ हर मेरे मन में भी हमेशा सवाल रहता है, कई बार मैंने पूछा भी, आप बाद में बता भी रहते कि जितने भी बड़े जो कैडर हैं छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सरेंडर करते हैं, जो कर भी रहे हैं, कोई तेलंगाना में, कोई महाराष्ट्र में करते हैं, क्या कौन सी पॉलिसी, आप बता रहे थे कि पॉलिसी में कहीं एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैं जहाँ तक मैं समझ, उतना अच्छे से गहराई से मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन मैं ये छत्तीसगढ़ का पॉलिसी जो आपने भेज दिए थे उस समय मैं देखा हूँ, उसमें कल विजय शर्मा जी से बात करते समय नहीं ऐसा नहीं है करके बताया, लेकिन देखना है फिर एक बार। लेकिन यह है कि अगर हम पर जो केसेस है, सरकार ये पुलिस विभाग ने जो केसेस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वो केसेस के बारे में सोचने का, यानी उसका कम करना या नहीं तो उससे बाहर करने का, ख़त्म करने के बारे में सरकार कुछ निर्णय लेना, सोचने के लिए क्या एक कंडीशन है, उसमें क्या कंडीशन, नक्सल विरोधी अभियानों में मदद करना है, तब जाके आप लोगों का केसेस को ख़त्म करने के बारे में सोचा जाएगा, उस किस्म का है करके मुझे याद है, फिर देखना पड़ेगा। विजय शर्मा जी ने तो नहीं ऐसा तो नहीं है करके बताया, लेकिन है, सब लोगों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा है तो आचरण में तो वही है, वही हो रहे, वो वही कारण है। इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ रह के फिर वापस ये सब क्यों, वो फिर मैं सभी सरकारों का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है, तेलंगाना में भी ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी लोग तो हमसे जितना चाहे उतना समाचार, ये जो हम जो काम किया हमारा संगठन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, जितना समाचार चाहिए उतना समाचार लेने के लिए तो कोशिश करेगा ही।
इसमें कोई फर्क नहीं रहता, कोई छत्तीसगढ़, कोई तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, हाँ, इसमें हर कोई जानकारी जुटाएगा। जानकारी तो ले गए ही, यानी प्रत्यक्ष रूप में ले जाके उन लोगों को खड़ा करना, फिर बंदूक दे के हमला के लिए भेजना, ये तो यहाँ बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। सभी ये सब लोगों को भी पूछने से फिर अगर तेलंगाना जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे बोले तो तेलंगाना ही जाएंगे करके बोलने का स्थिति है। अगर अच्छा। और क्योंकि तो वहाँ जाने से तो ये समस्या है ही नहीं, लेकिन हमारा विषय में तो सरकार ने मान लिया अभी, इसलिए कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ जाने के सभी साथियों को बताने के बाद तैयार हो गए जाने के लिए। पहले तो बहुत डाउट्स थे, वहाँ क्यों जाना है, क्यों, तो मरने से मरेंगे, काम करेंगे हम, ऐसा बोले हाँ, साथी? ऐसा, हाँ, काम सोच रहे थे। ये है। आपकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया तेलंगाना में, तो ये भी कोई शर्त रखे क्या कि उनको रिहा कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं रखी। अच्छा। मैं पता भी नहीं किया हूँ कहाँ है, क्या है, अभी नहीं जानता भी नहीं कि कल कोई तेलंगाना का एक महिला आईजी ने बात करते हुए बोल रहे थे, वो डीजी पूछ रहे थे कहाँ पर है उनका पत्नी, बोलने से हाँ 1 सप्ताह के लिए छत्तीसगढ़ लेके गया, फिर वापस आया, जेल में है। जेल में कौन सा जेल में है, क्या है, वो भी बता रहे थे कि जब अरेस्ट करते समय सरेंडर करने के लिए हम दबाव डाले, सरेंडर करो बोलने से वो नहीं माने, मैं सरेंडर नहीं करूँगी, मैं अरेस्ट करने से हो जाएगा करके अरेस्ट होकर जेल में गई करके वही बता रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ, जानकारी लेने के लिए भी अभी तक कोशिश नहीं की। ऐसा शर्त नहीं रखे, सभी लोगों के लिए तो रख रहे ना, उसी के अंतर्गत आते, व्यक्तिगत रूप से ऐसा शर्त रखने की जरूरत नहीं। अच्छा कॉमरेड, ऐसा नहीं लगता आपको कि आप लोगों ने अभी जो पत्र भेजा लगातार, वेणुगोपाल जी ने और आपने भी, और लगातार बहुत जल्दबाजी में आप लोगों ने ये यहाँ तक पहुँचे कि हम बाहर आने के लिए तैयार हैं, ये फैसला अगर थोड़ा और जल्दबाजी में ले लेते तो बहुत सारे जल्दबाजी है, पहले ले लेते अगर, तो बहुत सारे सेंट्रल कमेटी के आपके सदस्य बच जाते, शायद हो सकता है बसवराज बच जाते, चलपति बच जाते, और मॉडम बालकृष्णन बच जाते, और उनके साथी बच जाते। तो ऐसा लगता है कि ये सब आप लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे कि हम लोगों ने गलती की? हाँ, सही है। हमने फरवरी महीने से ही कोशिश कर रहे हैं, फरवरी महीने से ही हमारा सीसी कॉमरेड्स ने अगस्त में मीटिंग होने के बाद अपना डिप्लॉयमेंट कैसा योजना रहना चाहिए, कौन कहाँ डिप्लॉय होना चाहिए करके अपना काम के हिसाब से निकल गया सभी लोग, कहाँ कोई कौन सा राज्य में कौन अपना वर्क डिवीजन लेके जाना है करके सब लोग निकल गया। उसी हिसाब से कॉमरेड राजू दादा और कॉमरेड कोसा दादा भी यहाँ से शिफ्ट होकर बाहर चले गए। उन लोग बाहर वहाँ नहीं है, उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ नहीं है राजू दादा का, जहाँ पर अभी पुलिस ने गिरफ्तार करके बाद में उनको एनकाउंटर, झूठी मुठभेड़ में हत्या किया, जहाँ पकड़े थे वहाँ नहीं है उनका डिप्लॉयमेंट। क्योंकि मुझे भी नहीं जानकारी नहीं है कौन क्या है, कहाँ जा रही, क्या है करके जा रहे करके जानता हूँ, कहाँ जा रहे नहीं जानता हूँ। क्या ये तय है कि वो शहर में थे? हाँ, ये जानता हूँ। कि शहर में? मैं शहर में बोले तो शहर या शहर का अगल बगल में, तो बिलासपुर या रायपुर के आसपास में है करके जानता हूँ। थोड़ा पता चला बालोद आसपास में भी होगा, ऐसा कुछ संभावना होगा करके, कुछ लेटर्स को देखने से, कुछ समस्याओं को देखने से, कुछ विषयों को लिखते समय, लेटर्स को फिर दोबारा पढ़ते समय हो सकता है करके। किसके साथ मिलके है उन लोग है, एक साथी आकाश करके एक कोरियर मेरा कंट्रोल में रहते थे, वो सेंटर पॉइंट वहाँ से शुरू हुआ। यानी उससे पहले मैं स्टेटमेंट में दिया हूँ कहीं यहाँ यहीं का किसी क्षेत्र का कोलनार गांव में एक लड़का को अरेस्ट किया, वो जानते वहाँ आकाश कोरियर है करके जानते हो। उसके पास जो कोसा दादा को वो खुद वहाँ ले जाके सौंप के आया उनको, ये बताया अर्जुन ने। अर्जुन का नाम कौन बताया? मेरे साथ एक लड़का रहते थे, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रहते थे, कोसा दादा के पास रहने वाला स्टाफ काम में। कुछ देर कोसा दादा यहाँ से निकलने के बाद कुछ देर के लिए मेरे रुक के ये सब देख रहे थे। दादा निकलते समय, कोसा दादा निकलते समय वो देखा उनको, यहाँ कोसा दादा को कौन लेकर जा रहे, कौन वो देखा। देखने के बाद वो बताया, वो बताने के बाद वो खुद आया, बताया, और अभी डीआरजी में है, खुद आके अरेस्ट करके ले गया। उनको इंट्रोगेशन करने के बाद उसके ऊपर आधार होकर अभी यहाँ बेलनार में 1-2 लोगों को अभी इस बीच में अरेस्ट किया करके सुना। इस बीच में हमारे साथी लोग बता रहे, इन लोगों को भी अरेस्ट किया करके। और वहाँ भी कैसा, उनको तो एग्जैक्ट उनका रूम या कहाँ रहते वो नहीं जानते, लेकिन कोई जगह
इस जगह में इस लोकेशन में करके ये लड़का तो नहीं जानते, ये लड़का को परिचय के लिए घुमाया। आकाश को, आकाश ने ये यहाँ का जो अर्जुन अर्जुन को घुमाया। वो अंकल ने दिया होगा, देने के बाद हुआ होगा। बस जो मैं जानता हूँ, जिस जगह में वो मैं जब पहली बार उनको भेज दिए थे क्या डीडी नगर का छंगोर बाटा, चंगुर फाटा, जहाँ से उसको जग्गू और कमला को जहाँ अरेस्ट किया, उस शायद मुझे लग रहा है, मैं आंकलन लगाने से मुझे ऐसा ही बताया उनका लोकेशन कहाँ है, घर कैसा है करके जो बताया, उसमें वीडियो में देखने से वही घर में पहले आकाश रहा, पवन का नाम से रहते थे। शायद वो घर में या उस आसपास में वो परिचय को इस्तेमाल कर कहीं शिफ्ट हो गया। शायद मुझे राजू दादा का लेटर देखने से साथ में हैं इन लोग, राजू दादा और वो साथ में दूसरा कहीं गया, और ये वो जगह में इन लोगों को लगा दिया। बाद में ये लोग जुलाई में गया। अच्छा, जग्गू और कमला वहाँ पे जिनको गिरफ्तार हुए। हो अभी कॉमरेड, ये पोस्ट को लेके भी कुछ चेंजेस आए। अब आप पहले सीनियर डीकेएस जेडसी थे, अब आपका पद बदल गया है, आप बता रहे थे। ये सब मतलब पहले आप डीकेएस जेडसी थे ना? हो। अभी क्या हैं आप? अभी तो कैसा भी, तो अभी हम ये जो प्रक्रिया में लिया, कौन क्या है, कितना लोग कौन है, क्या है बोले तो मुझे बताया, बाद में आधिकारिक रूप से बताया। साथी लोग तो बताया, बसवराज BR दादा रहते समय भी बात किया, राजू दादा जाते समय, कोसा दादा जाते समय जो बात किया, प्रत्यक्ष रूप से आपको ऐसा CC में लिया करके ये एक शब्द को छोड़ के बाकी सब जो बता रहे, जो दे रहे मुझे, ये सब जो डील कर रहे, जो जिम्मेदारियां दे रहे, ये सब कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदारी जो दे रहे, जो स्टडी मटेरियल दे रहे, ये सब देखने से तो लिया मुझे, CC में लिया करके। मतलब आप CC मेंबर में आपको बाद में ये जो PB हमारा सोनू दादा आने के बाद स्पष्टता के साथ वो उधर से बताते आया। अभी तक इतना ही, यानी उसके लिए दस्तावेज, उसके लिए एक प्रक्रिया होता है। कुछ CC कामरेडों ने यहाँ शामिल हुआ, बाकी CC कामरेडों का अनुमोदन के बाद ही प्रस्ताव फाइनल करेंगे करके। जहाँ तक ये तो फाइनल हो गया, उड़ीसा का इधर का उधर का समाचार आने के बाद तो सोनू दादा ने बताया कि इसको CC में लिया गया, अभी वो तो CC मेंबर है करके बताया करके आधिकारिक रूप से मुझे भी बिठा के बात किया। अच्छा, आने के बाद झारखंड के साथियों का भी इसमें, झारखंड के साथियों से शायद नहीं मिला होगा, नहीं मिला, पत्र भी नहीं, इधर का प्रस्ताव भी गया। हिडमा को भी CC बना दिया? नहीं जानता। अच्छा, नहीं, आपके जानकारी में नहीं? मैं वो मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। नाम के लिए तो CC करके लिया करके, लेकिन अभी तो बैठक में, प्रक्रिया में, ये काम में इसमें शामिल हो रहे। हम जो शांति वार्ता का जो कोशिश किया वो CC के रूप में ही, CC मेंबर्स के रूप में ही किया हमने। एक हम 2 दादा और मैं और आसपास में रहने वाला और एक कामरेड, 3 कामरेड्स मिलके ही ये काम किया। आपके नाम के साथ में एक बड़ी घटना जुड़ी हुई है कि 2004 में आपने आंध्र प्रदेश में CM चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अटैक किया, तो ये क्या, इसमें कितनी सच्चाई है? उसके आप मास्टरमाइंड थे। अब आप बाहर आ रहे हैं तो कम से कम इस बात को भी लोग जाने। स्वीकारना है क्या? हाँ, मीडिया के सामने स्वीकारना है? हाँ, क्या? मतलब क्यों स्वीकारते, या नहीं क्या जुड़ा हुआ था नाम? 4 का नहीं, 3 का है वो। अच्छा, 3 का। यो कोई साथी किया होगा, वो हमारा ही साथी लोग किया। ऐसा स्वीकारने का सवाल ही नहीं, वो भी मीडिया के सामने। अच्छा, मीडिया के सामने नहीं स्वीकार, मीडिया के सामने नहीं स्वीकार, क्योंकि पुलिसों के सामने भी नहीं स्वीकारेंगे, पुलिस अधिकारियों के सामने। ठीक है। तो अभी कितने लोग हैं आपके साथ में अभी तक काउंट में जो वापस जा रहे हैं? लगभग 260 लोग टोटल हम। ये जो कल वाले और आज पूरा गढ़चिरौली की तरफ गया 61। हाँ, और कल वाला तो नहीं गया, हम रुकवाए वहाँ, हमारे लिए रुके उन लोग। हाँ, वो जगदलपुर आ गए। हाँ, उन लोग 50। और अभी लगभग 140 तक होते। ये स्थानीय निर्माण का लोग इसके साथ इन लोगों के अलावा, अच्छा, स्थानीय निर्माणों में भी जो नाम है वहाँ सरकार यानी पुलिस वालों ने जो दबाव डाल रही, इसलिए हम भी आएंगे आप लोगों के साथ में करके, और 50-60 लोग आए थे, हम मना किए।
नहीं, आप लोग ज़रूरत नहीं, हमारे साथ आने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ जाके आप लोग आ सकते हैं। अभी धान कटाई का समय, ये सब आ रहे हैं, हमारे साथ आने से ज़्यादा लंबा प्रक्रिया होते होंगे, हम बात करेंगे। आप लोग रुक ना करके अभी हमारे साथी लोग समझाए, उन लोगों को समझा के वापस कर रहे। नहीं, आप लोग जा रहे हैं, आप लोग जाने के बाद हम भी आएंगे, ख़त्म हो जाएगा, एक साथ ख़त्म हो जाएगा करके साथ सोच रहे थे। तो ये लोग भी आ रहे हैं? हाँ, नहीं अभी नहीं ले जा रहे हैं उन लोगों को। अच्छा। उन लोगों को समझा के वो 50-60 लोगों को यहीं छोड़ रहे। तो पुलिस मान लो गिरफ्तार करेगी इनको, तो उनके लिए भी बात रखेंगे? रखेंगे। और कहीं इन लोग बीजापुर में, नारायणपुर में इन लोगों का नाम है, वहाँ जाके अभी हम ये निर्णय लेने के बाद उन लोगों के ऊपर क्या दबाव रहेगा, और कौन है इधर? अब कोई तो अब ये इलाका पूरा शांत माना जाए कि क्योंकि है कुछ साथी लोग हैं अभी है। वो वापस आने के मूड में नहीं है कि आएंगे बाद में? यही नहीं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके बारे में, फिर क्यों हमारा साथी लोग। नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, नाम नहीं, लोकेशन भी नहीं बताऊंगा। अरे मैं नाम लोकेशन पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या इलाका नहीं आना चाहते? नहीं आना चाहते। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है मामला इलाका? क्लियर नहीं है, वो भी नहीं बोलूँगा मैं, क्लियर। अच्छा, ये हथियार तो ले आ रहे हैं, कारतूस भी ले आ रहे हैं, तो पार्टी का फंड भी ला रहे हैं? नहीं, हम जहाँ तक संभव है वहाँ तक तो जो लड़ने वाला पार्टी है उनको पूरा सौंप दिया, पूरा सौंप दिया। कल वेणुगोपाल वहाँ शायद किसी से बता रहे थे कि महाराष्ट्र में पूछताछ में कि उनका एक कोई गनमैन था, हिड़मा मंडावी, जो सरेंडर कर दिया है, उसको 6 करोड़ रुपए दिए थे। कल वो मेरे को फ़ोन किया था, तो बोल रहा था कि मैं उसको रुपेश दादा, मतलब सतीश दादा को दे के आया हूँ 6 करोड़ रुपए। तो मैं सोचा अमित नहीं, एक हिड़मा मंडावी, उसका गनमैन सोनू दादा, अमित का घर का दंतेवाड़ा में। अमित नलोत पेदर हिड़मा इंगाल, हाँ दिया, सही है, 6 करोड़। हाँ, मुझे बोले तो मुझे नहीं दिया, हमारा मेरा नाम से हमारा कामरेडों को सौंप दिया। हाँ, सौंप दिया। उसको पुलिस परेशान कर रही है कि सोनू दादा बताया कि तेरे पास 6 करोड़ है बोल के, तो बोला मैं लेके नहीं आया, मैं पूरा पैसा तो पार्टी में दे के आया। नहीं, सोनू दादा ने महाराष्ट्र में शायद बताया पुलिस को कि 6 करोड़ रुपया मेरे गनमैन के पास है। जानते, सोनू दादा भी जानते। हाँ, उन्हीं का गनमैन नहीं। अच्छा, तो फिर उन्होंने ऐसा, वो जाने से पहले पूरा यहाँ हैंडओवर करके ही निकल गया करके। तो अभी भी आप पैसा हैंडओवर करके निकल रहे हैं? हाँ, लेके नहीं आ रहे? नहीं, हम लोग है ना, लड़ने वाला पार्टी है। ये आप लोगों का व्यक्तिगत फैसला, सिर्फ अपना हथियार लेके आ रहे हैं आप लोग? ठीक है। और कुछ आप अपना कोई नंबर देना चाह रहे थे? सही, और भूल गया हूँ। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। कॉमरेड्स, जो लोग अभी उत्तर बस्तर में भी, पूर्व बस्तर में भी मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया हूं, आप लोगों को चीज़ों को आप लोगों के सामने जिस तरीके से रखना चाहिए था, शायद मुझे लग रही है आप लोगों को उस हिसाब से आप लोगों के सामने नहीं रखा गया। इसीलिए आप लोगों ने स्पष्टता नहीं रहने के कारण से आप लोग निर्णय लेने में भी आगे पीछे हो रहे करके समझा, एक है। और हमारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन का, समन्वय की समस्या से भी कुछ साथी लोग छूट गए, और कुछ साथी लोगों ने मुझे लेटर्स लिख रहे कि हम भी आएंगे लेकिन हमें कुछ समय देना, कम से कम और 10 दिन समय देने से 10 दिन के बाद हम आएंगे करके जो होता रहेगा। सब लोगों के लिए मैं और बाकी हमारा सभी साथी सीसी कामरेडों को भी मैं अपील कर रहा हूँ, आप लोग भी सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ आप लोगों को, आप लोग तो मुझसे सीनियर लोग हैं, बहुत सारा जानकारी है, लेकिन मुझे एक चिंता है, उस चिंता से ही बोल रहा हूँ, ऐसे समझना है आप लोग। कोई भी साथी लोग अगर इस प्रक्रिया में, हम जिस प्रक्रिया में जा रहे, हम जो मांगे रखे सरकार के साथ, हम फर्म मजबूती, हम सरकार के वहाँ जा रहे बोले तो हम पुलिस अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने झुक के, डर के ऐसा रहने का स्थिति ऐसा नहीं है हमारा। हम फ्री आराम से रहने का जो अधिकार है, अधिकारों के लिए हिम्मत के साथ सामने रखे चर्चा करने का जैसा माहौल है उन लोगों के साथ में, ऐसा माहौल है। वो माहौल को बनाए रखेंगे हमने, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये समझ के आप सभी साथी लोग कोई आना चाहते, आप लोग ये जो मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ, इस फ़ोन नंबर को
आप लोग कांटेक्ट कर सकते। करने से मैं यहीं यानी कोई जेल साथियों के बारे में जेल साथियों के बारे में जो काम है ये सब करते हुए हम इसी काम में रहेंगे। तब आप लोग समन्वय करने से, कांटेक्ट करने से आप लोगों के साथ बात होगी और आप लोगों को भी इस प्रक्रिया में लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इस नंबर को आप लिख सकते और बस्तर टाकिस का इसमें उसमें स्क्रीन में भी स्क्रीन में चलाएगा। वो जो मेरा कांटेक्ट नंबर है 6267138163 और एक बार बता रहा हूँ मैं 6267138163 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते साथी लोग। और एक बात, जो मैं ये जो नंबर देना ऐसा बोलना ये तो हमारा सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने वाला साथी लोगों को ज़रूर मैं नाराज़ कर रहा हूँ या ना, ये तो गलत तरीका है करके भी सोच रहे होंगे कॉमरेड्स। मैं तो अभी किसी भी एक साथी को भी मैं जो हमारा पक्ष में हम जो सोच रही उसके पक्ष में ज़रूर आना है करके बार बार कन्विंस नहीं किया। मैं जो अभी मीडिया के सामने आप लोग क्यों सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं करके मैं जो बताया उसका और थोड़ा विस्तार करके ही ये सभी साथियों को समझाया हूँ। मैं सकारात्मक रूप से समझे क्यों हमारा साथी लोग सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं। वो तो गलत निर्णय नहीं है करके ही बताया हूँ। उन लोग गलत निर्णय लिया करके मैं किसी को भी नहीं बताया हूँ अभी तक। वो बताने के बाद, ये भी बताने के बाद आप लोग तय करना है करके छोड़ दिया। कहीं लोग साथी लोग हम नहीं आएंगे बोले तो उन लोगों को अच्छा सम्मान के साथ उन लोगों का सुरक्षा का और उन लोगों की ज़रूरतों का पूरा करते हुए जहाँ तक पहुँचाना है, जहाँ छोड़ना है, जिसको लिंक के संपर्क में भेजना है वो भेजा गया। ये भी समझना है करके हम ये मीडिया के जरिए हमारे साथी लोगों को बता रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल एक मेरा से छूट गया था अचानक याद है। ये देव जी को पोलित ब्यूरो वो महासचिव बनाया गया ऐसा मीडिया चला रही थी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? मैं तो पहले ही बताया ना, अभी महासचिव तो बने नहीं, मैं महासचिव का नियुक्ति करने का ऐसा संभावना कहीं बैठक होना चाहिए कम से कम। सीसी बैठक तो होना है। ऐसा कई विषय है, केवल महासचिव का विषय ही नहीं। हाँ, और कई विषय है। अगर ऐसा मौका रहने से तो अच्छा रहते थे, अगर कोर बैठक होने से तो अच्छा रहते थे। किसका चांस है अब ज़्यादा, देव जी का ही है? नहीं वैसा नहीं, अभी तो एक प्रक्रिया तो हो गया। सोनू दादा तो जनरल साधारण देखने से तो सोनू दादा सीनियर है, पहले से है, सीनियर ही सचिव होना है करके ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अभी तो सोनू दादा का तो एक निर्णय ले लिया, अभी तो संभावना है ही नहीं। और बाकी लोगों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई देव जी ही होना है या नहीं होना है। एक सीनियर कैडर ने मुझसे कहा था कि 2018 के बाद से पार्टी की स्थिति गलत दिशा में चली गई, क्योंकि उसके पहले गणपति थे जो राजनीतिक वैचारिक विचारधारा के थे, लेकिन बसवराजू जो है वो सैन्य वहाँ से आए थे, तो उनको महासचिव बनाना भी पार्टी का गलत फैसला हो गया था। और क्या इस पे आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा सहमत नहीं है। उसमें कुछ विषयों के ऊपर है मुझे, लेकिन बसवराज के कारण यानी सचिव बनने के कारण से ऐसा नहीं। कुछ विषयों में है, यानी हर समस्या का समाधान हथियार से या सैनिक में मिलिट्री से ही हर समस्या का समाधान करने का जो तरीका पार्टी में उस तरफ झुकाव तो दिख रहे। हम जो लिखे थे पत्र उसमें भी है, उसमें भी ये बात उसमें भी है, वो सही है। लेकिन वो दादा बनने से ही ऐसा हुआ करके ऐसा नहीं। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद दादा, आपने अपनी बात रखी। और कोई बात अगर बची नहीं, बस पर्याप्त है। तो ये टकल्लापल्ली, अब ठीक है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ठीक है? वो मैं उतना बड़ा नाम का जरूरत नहीं, वासु बोल के बोल सकते हैं। अगर नहीं, लेकिन ओरिजिनल नाम देना पता नहीं है तो वासु बोल सकते हैं। वासु, उसका नाम वासु नहीं वाले वासु किताब में। तो टकल्लापल्ली वासुदेव राव उर्फ रुपेश उर्फ आसन्ना उर्फ सतीश कोपा दादा जी हैं, जो आज समर्पण कर रहे हैं अपने, लगभग समर्पण नहीं कर रहे हैं, फिर से इनका कहना है कि समर्पण नहीं कर रहे हैं, ये जंगल से वापस बाहर आ रहे हैं
जनता के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे अभी भी, लेकिन बिना हथियारों के। एक बड़ा फैसला है, पूरा जीवन इन्होंने इसी जंगल में दिया, इस जंगल के लोगों के लिए दिया, और अभी भी इनका कहना है कि जंगल से बाहर आकर भी ये उसी तरह से काम करेंगे। सरकार के साथ कुछ बातचीत हुई है और उसमें बोलिए। एक बात मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ। अभी बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा, कुछ लोग तो स्वागत कर रहे हैं, अभी समय ऐसा है, इस समय में सही निर्णय लिया करके आह्वान कर रहे हैं। हमारा जो कल तक हमारे लिए प्रेरणा जैसा रहने वाला हमारा क्रांतिकारी जो तबका है, बुद्धिजीवी साथी है, उन लोग कुछ नाराज़ हो रहे, कुछ बात कर रहे। उन लोग भी सोचना है किस परिस्थितियों में हम इस किस्म का निर्णय लेना पड़ रहा है, आप लोग सोचना है करके मेरा अपील है। और जनता से भी, खासकर हम जो सशस्त्र संघर्ष को छोड़ने से फिर हमारा क्या, यानी हम कल इतना दिन तो एक लंबा समय ज़्यादा लोगों के साथ हथियार पकड़ के काम करने वाला माओवादी पार्टी या PLJ के साथ रहते हुए जो सुरक्षा का महसूस किए थे, जो अभी तक जो चला है, उसमें अभी हम जैसा जैसा कमज़ोर पड़ रहे, गाँवों में बदलाव, झगड़ा है, वो बहुत सारा हमारा नज़र में आ रहा है। वैसा बहुत चिंता करने का संभावना भी है, या नहीं तो समझदार, यानी इसको सही तरीके से नहीं समझने से हमारे बारे में गलत, यानी जनता के साथ धोखा जैसा भी कई साथी लोग बताया। रात में कुछ साथी लोगों के साथ बात कर रहे थे, जनता ऐसा भी सोच रहे, अरे हथियार लेके इन लोग जा रहे बोले तो जनता के साथ धोखा। लेकिन ऐसा मत समझना, हम जनता के साथ मीटिंग्स, बैठकें करके समझा के जाने के लिए सोचे, लेकिन कई कारणों से और ज़्यादा समय सरकार हमें देने के लिए तैयार नहीं। एक डेडलाइन तय किया, सब बात हो गया आप लोगों के साथ, इसलिए आप लोग पहले निकलना है, जो भी करना है बाद में करना है करके तय किया। इसलिए हम मीटिंग करके आप लोगों का समझाने का जो प्रक्रिया लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए। बाकी साथी लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो इसे समझ के बाकी जनता को भी जो नहीं देख सकते उन लोगों को भी समझाना है करके मैं अपील कर रहा हूँ। बाकी किसी तरीके से हम जनता को कोई पर्चा जारी करेंगे, क्या करेंगे, वो तो कोशिश करेंगे ज़रूर, बस। ठीक है, तो ये बातचीत थी, पूरी लंबी बातचीत, विधिवत बातचीत, और मेरे मन में बहुत सारे सवाल लगातार कौंध रहे हैं, हर सवाल के बाद, हर जवाब के बाद। लेकिन चूँकि ये बातचीत आज के लिए पर्याप्त है, अब तो ये वापस आ रहे हैं मुख्य धारा में, तो बातचीत फिर होती रहेगी इनसे, और आपके पास कुछ सवाल होंगे तो मैं इनसे फिर अगली में पूछ लूँगा। फिलहाल आज का ये ऐतिहासिक है कि इतने सारे माओवादी अपने हथियार के साथ वापस लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी माओवाद ख़त्म हो गया है, अभी भी बहुत सारे माओवादी हैं जो सरकार के लिए हैं। 31 मार्च तक का उनका डेडलाइन है सरकार के द्वारा, और सबके मन की अपनी अपनी बात, सबके मन के अपने फैसले। इनका फैसला हथियार के साथ लौटने का, सरकार के सामने 1600 से ज़्यादा समर्पण बिना हथियारों के भी हुए हैं माओवादियों के, उनका भी समर्पण है। तो मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है और इसे आपके सामने रखना चाहिए। इनकी समर्पण से ठीक पहले की आखिरी इंटरव्यू है और बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस पे आपको भी मदद करनी चाहिए कि इसे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अंदर बाहर सभी जगह तक ये वीडियो पहुंचे, हर किसी के जहन में जो सवाल हैं उसके जवाब मिले। और अगर आपको लगता है कि बस्तर टॉकीज़ में हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।